हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेंथ एक्सप्रेस पे। देखिए, हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस में। पहले की क्लास पार्ट वन में पढ़ चुके हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पिछले वीडियो पार्ट वन में हम लोग जो है सत्ता की साझेदारी का जो है पॉइंट सबको देखे थे। जो है लोकतंत्र क्या होता है, इसमें हम देखे देखे थे लोकतंत्र क्या होता है। तो आप लोग समझ लें कि लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र के बारे में बोलेंगे, वैसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा संचालित की जाती है। जो वैसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा संचालित की जाती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि अब्राहम लिंकन का परिभाषा देखें तो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन शासन है। ये सबसे बेहतर जो है परिभाषा था लोकतंत्र का। वही हम लोग देखे थे शासन के प्रकार में। तो लोकतंत्र को देखे थे, तो लोकतंत्र का जो उदाहरण है भारत है, और दुनिया के लगभग में 100 देश जो है लोकतंत्र के उदाहरण है। वही बात कर ले हम लोग तानाशाही का, तो उत्तर कोरिया हो गया। वही हम लोग जो है राजतंत्र की बात करें तो सऊदी अरब, और सैनिक शासन का बात करें तो अभी जो वर्तमान में म्यांमार है। हम लोग जो ये सब जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग जो है पार्ट वन को देखना ना भूलें। फिर हम लोग जो पढ़े थे सत्ता में साझेदारी। क्या पढ़े थे हम लोग? सत्ता में साझेदारी, यानी कि सत्ता की साझेदारी। तो देखिए, साझेदारी का अर्थ बताए थे। साझेदारी का अर्थ होता है भागीदारी। साझेदारी का अर्थ क्या होता है? भागीदारी। यानी कि हम लोग जो है सरकारी कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, यदि भाग ले रहे हैं इसमें, तो सत्ता में साझेदारी कहलाएगा। जैसे इसमें हम लोग लिखे थे कि जैसे कि हम लोग प्रतिनिधि को प्रतिनिधि खड़ा हो सकते हैं, या फिर हम लोग जो है वोट देके सत्ता में कहीं ना कहीं साझेदारी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? साझेदारी हो रहे हैं। और सत्ता में साझेदारी इसलिए जरूरी है ताकि जो समाज में रहने वाले विभिन्न समुदाय के बीच आपसी टकराव ना हो, सभी जो है मिलजुल कर रहे, और किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं हो, कोई वर्ग को जो है नीचा न समझा जाए। इसलिए जो है सत्ता में साझेदारी दी जाती है कि सभी को जो है समान अवसर मिले। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है सत्ता में साझेदारी देखिए, लोकतंत्र देख लीजिए। आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विभिन्नता। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता के बारे में समझ लेते हैं। समाज में विभिन्न जाति है। समाज में विभिन्न जाति, एक ही जाति धर्म, एक ही जाति के लोग तो रहते नहीं। जाति के अंदर भी विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ये सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। एक बार हम देखें तो इसका परिभाषा क्या है। और समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। तो समाज में अनेक जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। आप लोग सामाजिक विभिन्नता के बारे में समझे होंगे। फिर अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे, सामाजिक विभाजन के बारे में। सबके बारे में समझेंगे सामाजिक विभाजन। यदि विभाजन का अर्थ होता है बांटना, जो बटा होता है। देखिए, समाज का जो क्षेत्र होगा, समाज का क्षेत्र में या फिर धर्म में, क्षेत्र में या फिर धर्म में या जाति में, ये सब या नस्ल के आधार पर विभाजन होना है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। यानी कि समाज का क्षेत्र में, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर विभाजन होना है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर जो है विभाजन होना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। और हमारा समाज जो है कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। कोई जाति के आधार पर हो जाए, कोई नस्ल के आधार पर हो जाए, कोई क्षेत्र के आधार पर हो जाए। क्षेत्र के आधार कहने का मतलब, जैसे कि हम लोग जो है बिहार के हैं, तो दूसरे जगह जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? बिहार प्रांत के हैं। यानी कि क्षेत्र विशेष का वहां पे बात हो जाएगा। एक प्रकार से इसका भी विभाजन हो जाता है। फिर जो है धर्म का बात करें तो जिस जगह पे ज्यादा धर्म होगा वहां पे उस धर्म का अलग सिस्टम चलेगा। वहां पे धर्मों के बीच जो है बंटवारा हो जाएंगे। वही बात करें नस्ल के आधार पे, तो नस्ल के आधार पे भी लोगों में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। काले गोरे लोगों के बीच, जैसे कि अमेरिका में या तो सब गोरा ही है, नहीं तो एकदम सब काला ही है। तो यहाँ पे भी जो है क्या हो रहा है? एक प्रकार से जो है सामाजिक विभाजन हो रहा है। अगला तो हम देखेंगे सामाजिक विभाजन का जो है आधार क्या होता है। सामाजिक विभाजन का जो है आधार क्या होता है? तो सामाजिक विभाजन का जो आधार होता है वो होता है भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति, नस्ल आदि। तो भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति, नस्ल, ये सब जो है सामाजिक विभाजन का जो है आधार होता है। इसी आधार पे जो है सामाजिक विभाजन हो जाता है। चाहे वो भाषा हो,
जैसे कि हम लोग जो है हिंदी भाषा बोलते हैं, और देश के लगभग जो है 40% लोग जो है हिंदी भाषा बोलते हैं, और ये हिंदी जो है देश की राष्ट्रीय भाषा भी है। लेकिन हम लोग जो बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में जो है उतना लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ या तो तमिल जानते नहीं तो जो है अंग्रेजी जानते हैं। वहां पे जो है भाषा के आधार पे जो है दिक्कत हो गया था, भाषा के आधार पे जो है बंटवारा कहीं ना कहीं हो जाता है। फिर क्षेत्र विशेष के आधार पे, तो इस क्षेत्र से है तो उस क्षेत्र से है कि नहीं, तो अपना क्षेत्र विशेष का ध्यान रखो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर तो देखेंगे जाति के आधार पर, ये तो कुछ ज्यादा ही है, तो जाति के आधार पर भी जो है समाज जो है इसका विभाजन हो जाता है कि तुम ये जाति का है, तुम ये जाति का है, ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है। इस प्रकार से भी जो है लोग विभाजन कर देते हैं। वही बात करें हम लोग धर्म के आधार पे, तो धर्म के आधार पे भी जो है इसमें विभाजन हो जाता है कि तुम वो है, वो मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। इसके आधार पर भी जो है समाज का विभाजन हो जाता है। वही लिंग का बात करें, तो स्त्री और पुरुष के बीच भी जो बीच ये जो है क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। बात करें संस्कृति की, तो देखिए हमारा संस्कृति अलग होगा, बाकी राज्यों का संस्कृति जो है अलग होगा। इसके आधार पे भी जो है सामाजिक विभाजन हो जाता है। वही बात करें नस्ल का, नस्ल विशेष होता है जो है रंग के आधार पे भी जो है यहाँ पे सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो हम लोग जो है उसमें देखें अभी सर सामाजिक विभिन्नता के बारे में, सामाजिक विभाजन के बारे में, और सामाजिक विभाजन के आधार के बारे में आप लोग जो है कॉपी में जो है ये सब पॉइंट्स को जो है लिख लेंगे। फिर पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में, पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ण व्यवस्था। देखिए प्राचीन काल में भारत में 4 वर्ण थे जिसके आधार पर समाज जो है बटा हुआ। तो प्राचीन काल में बात करें हम लोग, तो भारत में 4 वर्ण थे जिसके आधार पर समाज बटा हुआ, जिसके आधार पर समाज बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ण थे इसके बारे में तो जानते हैं। देखिए पहला जो लिखेंगे हम लोग, हम ब्राह्मण, क्या लिखेंगे, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का जो कार्य था, ब्राह्मण का कार्य था विद्या अर्जन करना, विद्या अर्जन करना तथा दान दक्षिणा, ये उनका कार्य था विद्या अर्जन करना तथा दान दक्षिणा लेना। वही बात करें हम लोग ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय तो इनका कार्य, इनका कार्य देश की रक्षा करना, रक्षा करना तथा युद्ध लड़ना। हाँ, तो इनका कार्य था देश की रक्षा करना तथा युद्ध करना था क्षत्रिय का कार्य। वही बात करें हम लोग वैश्य, वैश्य का बात करें तो इनका कार्य, इनका कार्य व्यापार वाणिज्य करना। वही बात करें हम लोग शूद्र की, शूद्र, इस शूद्र का जो कार्य था, इनका कार्य ऊपर के तीनों वर्ग का सेवा करना। हाँ, सेवा करना। हाँ, देखिए जो है प्राचीन काल में जो है वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी भारत में, और इसके आधार पे जो है समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग थे इसके बारे में हम देखेंगे। पहला तो ब्राह्मण था जिसका कार्य, उनका कार्य विद्या अर्जन करना और दान दक्षिणा लेना। वही बात करें हम लोग क्षत्रिय का, तो इनका कार्य था देश की रक्षा करना तथा युद्ध लड़ना। वही बात करें हम लोग वैश्य का, तो इनका कार्य था व्यापार वाणिज्य करना यानी कि बिजनेस करना। वही बात करें हम लोग शूद्र का, तो इनका कार्य ऊपर के तीनों वर्गों का जो है सेवा करना था। कहने का मतलब उनके यहाँ जो है छोटा मोटा कार्य करना, जैसे कि ये जो है क्षत्रिय हैं, ये जो है व्यापार वाणिज्य वाले हैं, तो इनके जो है छोटे मोटे कार्यों में जो है भाग लेना, और उन सभी का जो है
छोटा मोटा जैसे कि नाई हो गया, बाल काटने वाला, माने हर एक प्रकार की जो सेवाएं जो है वो शूद्र करते थे। कौन करते थे? शूद्र करते थे। और इस प्रकार से जो है भारत के प्राचीन में वर्ण व्यवस्था जो है प्रचलित थी। वही हम लोग को जो है आज भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है जाति व्यवस्था जो है बहुत ही कम है कि नहीं? अब जो है जाति व्यवस्था बहुत कम है। तो पहले जो है हिंदू धर्म में ही अनेक जातियां हुआ करती थी। और हिंदू धर्म वाले जो क्या करते थे, जैसे ब्राह्मण हो गया, वो जो है ये जो हो गया, तो इनका जो है बहुत ज्यादा अपमान करते थे। इनको जो है तरह तरह के जो है डर दिखा के, है कि नहीं, इनको जो है टॉर्चर करते थे शूद्र लोग को। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं जो है तरह तरह के हथकंडे अपना कर इन सबसे जो है हमेशा जो है सेवा करवाया, काम निकलवाया, है कि नहीं? तो हम लोग जो है इसको देख लिए हैं। अब जो है आप लोग जो है वर्ण व्यवस्था लिख के अपने कॉपी में जो है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 के बारे में आगे जो है बुक में दिया गया है। तो हम लोग जो है अनुच्छेद 15 के बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 15 होता है क्या। अनुच्छेद 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 15 यानी कि आर्टिकल 15 क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 15 में यानी कि अनुच्छेद 15 में भारतीय संविधान द्वारा जो है समता का अधिकार दिया गया। किसका अधिकार दिया गया? समता का अधिकार। यानी कि इसके तहत भारतीय निवासियों को, इसके तहत भारतीय निवासियों को इसके जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि उसके साथ कानून के समक्ष भेदभाव नहीं किया जा सकता, यदि उसके साथ भेदभाव होता है तो उस व्यक्ति पे जो है कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कहने का मतलब हम लोग जो है समता का अधिकार प्राप्त होगा। समता का अधिकार कहने का सबके साथ जो है समान व्यवहार होगा। सबके साथ क्या होगा? समान व्यवहार होगा। चलिए इसका हम जो है लिखते हैं कि अनुच्छेद 15 के तहत जो है क्या मिला है हम लोग को? अनुच्छेद 15 लेकिन लिखेंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 15 में समता का अधिकार दिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 15 में समता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को उसके जाति, धर्म, नस्ल या मूल वंश या क्षेत्र के आधार पर कानून समझ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके तहत भारतीय नागरिकों को उसके जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, मूल वंश या क्षेत्र के आधार पर कानून के समक्ष भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो मिला है हम लोग को अनुच्छेद 15 के तहत मिला है। किसके तहत मिला है? अनुच्छेद 15 के तहत मिला है कि हम लोग के साथ जो है समान व्यवहार होगा। जैसे कि हम लोग पे जो है कुछ कानूनी कार्रवाई होता है तो ये नहीं कि जो उच्च कोटि के लोग हैं उनको जो है अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, और हम लोग के साथ जो है अलग ट्रीट किया जा रहा है। नहीं, कानून के समक्ष जो है सभी जो है एक समान है, सभी जो है बराबर है। जो उनको सजा मिलेगा वही जो है हम लोग को सजा मिलेगा। यानी कि सबके साथ जो है समान व्यवहार होगा, ना उसके जाति, ना उसके धर्म, ना उसके मूल वंश,
न कोई क्षेत्र विशेष के अधिकार पर दिलाएंगे। जो अनुच्छेद 19 के बारे में आप लोग लिखते हैं, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 90। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया। तो भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया और इसके अंतर्गत जो है भारत के नागरिकों को पूरे भारत देश में कहीं भी आने जाने की सुविधा, आने जाने की आजादी, व्यापार या कारोबार करने की आजादी, व्यापार कारोबार करने की आजादी, वहां पे बस जाने की आजादी, समझ पाए आप लोग, और अपने बात कहने की आजादी, इसके लिए जो है पूरी आजादी दिया गया है, स्वतंत्र किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। तो लिखेंगे हम लोग भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत देश के नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की, व्यापार कारोबार करने की, अपने बात को रखने की, अपने बात को रखने की देश में कहीं आने जाने स्वतंत्रता दिया गया है। तो आप लोग देखिए, इसके तहत जो है तो देश के नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने, देश के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की, व्यापार कारोबार करने की, अपने बात को रखने की, देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता दिया गया। तो सभी नागरिकों को जो है कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हो या फिर देश में कहीं बस जाने की स्वतंत्रता हो, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता हो, ये सभी जो स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 में दिया गया। इसमें दिया गया अनुच्छेद 19 में दिया गया। अब लिखेंगे अपनी कॉपी में अनुच्छेद 19 के बारे में। तो भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत देश के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की, कारोबार या व्यापार करने की, अपने बात को रखने की, देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो इसे नस्ल भेद या रंग भेद, अगर जो हम देखेंगे नस्ल भेद या रंग भेद, अगर जो हम लोग देखने वाले हैं कि नस्ल भेद या रंग भेद, तो चलिए देखते हैं हम लोग नस्ल भेद या रंग भेद। तो देखिए नस्ल या रंग भेद दोनों एक ही है। रंग कहने का मतलब रंगों के आधार पे, या तो वो श्वेत हो सकता है या फिर अश्वेत हो सकता है, यानी कि काला हो सकता है या फिर गोरा हो सकता है। तो काले गोरे के आधार जब लोगों में
जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे ही रंग भेद कहते हैं या नस्ल भेद कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जब लोगों के साथ जब लोगों के साथ उनके रंगों राइटिंग लिखते हैं हम लोग काले या गोरे। जब लोगों के साथ उनके रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे रंग भेद कहते हैं। चलिए आप लोग देखिएगा, जब लोगों के साथ उसके रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे रंगभेद कहते हैं। तो आप लोग जो है रंगभेद इसका आप जो है परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जब लोगों के साथ उसके रंगों यानी कि काले या गोरे के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे रंगभेद कहते हैं। रंगभेद या रसभेद कहते हैं। जैसे आपको तो पता होगा दक्षिण अफ्रीका की कहानी, तो वहां पे जो है काले और गोरे में जो है भेदभाव हो रहा था। अंग्रेज सब जो गोरे गोरे थे और वो जो थे काले लोग को अपना पैर का जूता समझते थे। और वहीं गांधी जी के साथ में जो है एक और घटना घटी थी। उनके पास जो था ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन वो जो है तो थोड़े सामने होने के कारण जो है उन्हें थर्ड क्लास में जाने को कहा गया, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ भी जो है रंगभेद के आधार पे जो है भेदभाव हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे, रंगभेद का परिभाषा लिख लेंगे। चलिए अगला जो पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो देखिए लिंग के आधार पर। लिंग कहने का मतलब स्त्री पुरुष। लिंग के आधार पे जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। चलिए इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं। जब लोगों के साथ उसके लिंग कहने का मतलब स्त्री या पुरुष, जब लोगों के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता या लिंग भेद कहते हैं। चलिए आप लोग देखेंगे, जब लोगों के साथ उसके लिंग के आधार पर, जब व्यक्तियों के साथ उसके लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष के आधार पर उनके साथ जब भेदभाव किया जाता है तो उसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। उसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि ये लड़कियों वाली काम है, ये लड़के नहीं कर सकते। लड़कियों को बोलते हैं कि ये लड़के वाला काम है, लड़कियां नहीं कर सकती। जबकि जो है अभी हर एक फील्ड में जो है दोनों का दोनों जो है हर एक काम करके दिखा रहे हैं। जैसे कि लड़कियां का बात करें तो वो भी जो है क्रिकेट खेल रही है कि नहीं, वो भी जो है क्रिकेट खेल रही है। बाकी जो जैसे कि पुरुष हो गए वो भी जो है बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो वहां पे जो है तो खाना बनाते हैं, लड़की वाला काम करते हैं। तो कहने का मतलब जो है कहीं ना कहीं दोनों जो है एक दूसरे से कम नहीं है कि नहीं। और कहीं ना कहीं इनके साथ जो है भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकता के बारे में देखें, किसके बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सांप्रदायिकता होता क्या है। देखिए यह एक ऐसी अलगाववादी विचारधारा। अलगाववादी विचार कहने का मतलब ये जो है अलगाव है, ये अलग है कि नहीं। इससे जो है समाज में कहीं ना कहीं दूसरे समाज के वर्ग को ठेस पहुंचता है। यह एक ऐसी अलगाववादी विचारधारा है, यह एक ऐसी अलगाववादी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को जो है श्रेष्ठ समझेगा, यानी कि ऊंचा समझेगा, और दूसरे के धर्म को जो है अपने से छोटा या नीचा समझेगा। तो ऐसी अलगाववादी विचारधारा को जो है सांप्रदायिकता कहते हैं।
इसके चलते जो है समाज में ईर्ष्या द्वेष की भावना जो है उत्पन्न होती है। आप लोग जो है सांप्रदायिकता का परिभाषा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग जो है, यह एक ऐसी अलगाववादी विचारधारा है, यह एक ऐसी अलगाववादी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ, जिसे व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ या ऊंचा और दूसरे के धर्म को अपने से नीचा या छोटा मानता है, जिसके कारण समाज में दो धर्मों के बीच ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। बिल्कुल, लेकिन समाज में जो है दो धर्मों के बीच जो है ईर्ष्या द्वेष की भावना जो है उत्पन्न होंगे, है कि नहीं। इसमें जो है दिक्कत होगा दो धर्मों के बीच की। एक धर्म वाले जो है समझेंगे मेरा धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं, और अपने धर्म को छोड़ के बाकी धर्म को क्या समझेंगे, अपने से नीचा समझेंगे। इससे जो है कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच जो है संकट होंगे, ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न होंगी। चलिए एक तो लास्ट पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं धर्म निरपेक्षता। क्या देखेंगे हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े सांप्रदायिकता के बारे में, जिसमें जो है यह एक अलगाववादी विचारधारा थी जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता था। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो हम लोग पढ़ेंगे धर्म निरपेक्षता के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे धर्म निरपेक्षता के बारे में, यानी कि वैसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, अर्थात जहाँ पे सभी धर्मों की मांग किया जाती है, जहाँ पे सभी धर्मों का जो है सम्मान किया जाता है कि नहीं। उससे क्या बोलेंगे हम लोग, धर्म निरपेक्षता कहेंगे। तो धर्म निरपेक्षता में हम लिख पाएंगे, धर्म निरपेक्षता आप लोग कॉपी में लिखेंगे और उसमें लिखेंगे धर्म निरपेक्षता लिख के, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्मों को सम्मान करना धर्म निरपेक्षता कहलाता है। वही अर्थात जहाँ सभी धर्मों को मानने की आजादी होती है इसे धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। यानी कि भारत में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो है धर्म विशेष रूप से यहाँ पे रहते हैं। और इसमें जो है ये नहीं है कि सिर्फ भारत में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है हिंदू धर्म को फॉलो करें या फिर मुस्लिम धर्म को फॉलो करें। यानी कहने का मतलब जिसको जो व्यक्ति को जो है जो धर्म में अच्छा लगता है उस धर्म में जा सकते हैं, है कि नहीं। कोई प्रकार का वहां पे रोक टोक नहीं, यानी कि सभी धर्मों को जो है सम्मान किया जाता है कि नहीं। और सभी धर्मों पे जो है यहाँ पे छुट्टियां अवकाश होते हैं ताकि जो है सभी धर्मों में जो है समन्वय बना रहे और सभी धर्मों को कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊंचा रखा गया है, किसी को जो है नीचा नहीं रखा गया है और कोई भी एक धर्म को जो है बढ़ावा नहीं दिया गया। और ये भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर फर्स्ट का जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं। और ये चैप्टर जो है हम लोग का अब जो है खत्म हो रहा है कि नहीं, खत्म हो रहा है। अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।